हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सीरीज़ चल रही थी, इसमें पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं और लगभग आज हम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ख़त्म कर देंगे। इसमें अब तक हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पढ़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या खामियाँ हैं, क्या इसकी खूबियाँ हैं, वो सब चीज़ हमने देख ली है पिछली 2 वीडियोज़ में। तो वो आप चीज़ देख लीजिएगा, उससे आपका एक कॉम्प्रिहेंसिवली ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन से चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में किसी भी तरह का सवाल बने, लोअर पीसीएस में या अपर पीसीएस में, आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। साथ में एडवोकेट जनरल का पेपर अगर आप देने जा रहे हैं उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए, कोई भी कंटेंट चाहिए या कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप मुझे 766580, यहाँ पे लिख देता हूँ, 5804421 पर आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और एक कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं जो आपको आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगी। स्टार्ट करते हैं आगे। वे फॉरवर्ड तक हमने कवर कर लिया था इससे पहले, अगर आप देख लेना पिछली 2 वीडियोज़ में आप कवर कर सकते हैं उसको। आगे यहाँ पे देखते हैं तो वे फॉरवर्ड क्या है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अगर हम देखें तो उसमें क्या आगे कर सकते हैं। तो एक तो चैलेंज जो है कमीशन के सामने क्या है, एक तो उसको विजिलेंट होना है और वॉचफुल होना है अगेंस्ट द कल्यूजन एट द लोअर लेवल ऑफ सिविल एंड पुलिस ब्यूरोक्रेसी इन फेवर ऑफ द रूलिंग पार्टी ऑफ द डे। तो कहीं कहीं पे इलेक्शन कमीशन को ये भी देखना है कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है या पुलिस ब्यूरोक्रेसी है, वो जो रूलिंग पार्टी इस टाइम पे सरकार जो रूल कर रही है, कभी कभी वो उनका सपोर्ट करने लगती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये भी चेक करना है कि वो उन ऑफिशियल्स को जो सरकार को फेवर कर रहे हैं उनको भी वहाँ से हटाए। अंटिल द कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू ग्लिचेस इन ईवीएम सेटल्स डाउन। अब ईवीएम की जो कंट्रोवर्सी है मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हैकाथॉन भी ऑर्गेनाइज करवाया था। तो ईवीएम के ऊपर जो कंट्रोवर्सी है उसको भी सेटल होने की ज़रूरत है, और लोगों के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर वीवीपैट को लेके, यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसके ऊपर ट्रस्ट भी लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को बनाना होगा। देयर इज़ अ नीड टू प्रोवाइड मोर लीगल सपोर्ट, और ज़्यादा लीगल सपोर्ट की जरूरत है कमीशन के मैंडेट को, प्रोसेस दैट सपोर्ट दैट मैंडेट। हिस्ट्री ये शो करती है कि इनएडिक्वेट लीडरशिप इज़ द बेन ऑफ आर पब्लिक इंस्टीट्यूशन। सिंपल सी बात है, अगर आपकी लीडरशिप जो है, जो नेतृत्व है, अगर वो वीक है, वो पर्याप्त नहीं है, तो जो आपका पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो इतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। तो सेफगार्ड्स टू एंश्योर दैट एथिकल एंड कैपेबल पीपल हेड देम आर क्रूशियल, यानी कि सेफगार्ड्स ये होनी चाहिए कि जो एथिकल पीपल हैं, यानी कि जो आदर्शवादी लोग हैं, जिनके अंदर आचार हैं कुछ, और जो कैपेबल लोग हैं, वो ही इलेक्शन कमीशन को या किसी भी एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन को हेड करें। सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट ने ये कहा था कि ये कोलेजियम होना चाहिए जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हों, स्पीकर हों लोकसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन हो लोकसभा के, लॉ मिनिस्टर हों और डिप्टी चेयरमैन हो राज्यसभा के। ये सभी मेंबर्स होने चाहिए। वो अपनी सिफारिशें, वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे प्रेसिडेंट को, और तब प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे। अभी प्रेजेंट में ऐसा नहीं हो रहा है। अभी कैसा हो रहा है, अभी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट कर देते हैं किसी भी एक ब्यूरोक्रेट का नाम, किसी भी एक आईएएस ऑफिसर का नाम टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उसको अपॉइंट कर देते हैं एज ए इलेक्शन कमिश्नर। मल्टी इंस्टीट्यूशनल कमेटी की अगर बात की जाए तो गिवन दैट कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशनल की स्टोन है, होल्डिंग अप द एडिफाइस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इस्टेब्लिशिंग अ मल्टी इंस्टीट्यूशनल बाई पार्टीजन कमेटी, है ना, एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन हो इलेक्शन कमिश्नर्स का। वही वाली बात है कि मल्टी इंस्टीट्यूशनल चाहिए, यानी कि उसमें कई सारे लोग हों, जो भी हमने ऊपर देखा कि उसमें प्रधानमंत्री हों, लोकसभा के स्पीकर हों, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के वो हों, यानी कि जो सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री और विपक्ष पक्ष से जो विपक्ष दल के नेता होते हैं वो हो, यानी कि इस तरह से सभी लीडर्स बनेंगे। पाँच लोग होंगे और वो चूज़ करेंगे कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो वो यहाँ पे वही कह रहा है, क्वासी जुडिशियल नेचर है। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रॉपरली जुडिशरी में नहीं आता, क्योंकि वो फैसले नहीं लेता या कोई कोर्ट की तरह नहीं बैठता, लेकिन वो कभी कभी हेल्प करता है किन केसेस में, जब किसी का डिस्क्वालिफिकेशन करना हो, जैसे कि किसी एमएलए का, किसी एमपी का, तो उस टाइम पे जब वो जो जिस तरह से एक्ट करता है तो उसको क्वासी जुडिशियल नेचर कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। फंक्शंस मेक्स इट स्पेशली इंपॉर्टेंट दैट द अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस कन्फर्म टू द स्ट्रिक्टेस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे, जो एक लोकतांत्रिक जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उस पर हमें काम करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस पर काम करना है। सच अ प्रोसीजर इज ऑलरेडी विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट
ऑफ द अथॉरिटीज सच एज द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, लोकपाल, विजिलेंस कमिश्नर, है ना, डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई, इन सब के लिए तो कर रखा है कि जैसे सीआईसी को चूज़ करने के लिए कमेटी बनेगी, लोकपाल को चूज़ करने के लिए कमेटी बनेगी, सीबीआई का डायरेक्टर चूज़ करना है उसके लिए कमेटी बनेगी। जब इन सब के लिए है तो इलेक्शन कमीशन के लिए क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, तो उसके लिए भी होना चाहिए। सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशन हमने पढ़ ली वैसे तो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट रिकमेंडेड दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉलेजियम हेडेड बाय पीएम शुड मेक रिकमेंडेशन फॉर द प्रेसिडेंट। ये हमने बात कर ली ऊपर। अनूप बरनवाल एक केस हुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का, उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कोलेजियम सिस्टम की डिमांड करी गई। इस केस से सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि किस केस से कोलेजियम सिस्टम की डिमांड की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए? अनूप बरनवाल कमेटी। एक बेंच थी जिसमें चीफ जस्टिस थे जेएस खेयर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ had also noted that the election commissioners supervise and hold elections across the country and the selection has to be made in the most transparent manner। यानी बिल्कुल पारदर्शिता के साथ इनका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब वे इतने बड़े देश में इतना इंपॉर्टेंट इलेक्शंस करवाते हैं तो उनका जो पद है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए बहुत ही अच्छा और एक फेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए उनके चुनाव के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस थे उस टाइम पे, चीफ जस्टिस थे जीएस खेयर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उनकी बेंच ने भी ये कहा था अनूप बरनवाल केस में। पार्लियामेंट का क्या रोल है? पार्लियामेंट जो है वुड डू वेल टू प्रीएम्प्ट जुडिशियल स्ट्रक्चर्स बाय गोइंग अहेड एंड फॉर्मुलेटिंग अ लॉ दैट एस्टैब्लिश अ मल्टी इंस्टीट्यूशनल बाई पार्टीजन कॉलेजियम। ये हम पढ़ चुके हैं। दिस इज अ नीड फॉर डिबेट एंड डिस्कशंस इन द पार्लियामेंट ऑन द इशू ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जो इशू है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आज़ादी कहते हो इन द सेंस कि उसकी जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है उसका, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए। आफ्टर ऑल सेपरेशन ऑफ पावर्स इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, है ना। जो सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो अपने आप में गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन अभी सेपरेशन ऑफ पावर से बाहर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, क्योंकि एक तो वो उसका खर्चा जो है वो उसको मांगना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से, दूसरा इलेक्शन कमिश्नर्स और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर जो सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को उसके थ्रू होता है, कोई कोलेजियम सिस्टम नहीं है। तो फेयर चांस जो है, फेयर सिलेक्शन होने का चांस जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ईवीएम की बात करें, ईवीएम के ऊपर सवाल बन सकता है। तो देखिए ईवीएम जो है, भारत पहला देश था जिसने इतने बड़े स्केल पे ईवीएम को इस्तेमाल किया। ईवीएम इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया था, इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे कि जो माल प्रैक्टिसेस होती है, यानी कि जो गलत काम होते हैं या जिससे भी जो रिगिंग होती है वोट्स की, जो कागज़ वाले वोट्स होते हैं वो आपने डाल दिए ज़बरदस्ती, उन सब से बचने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, यानी बहुत ज़्यादा लोग वोट दें इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहली बार जो ईवीएम इस्तेमाल की गई थी 1982 के केरला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में की गई थी। तो ये सवाल सब पूछे जा सकते हैं कि ईवीएम का सबसे पहले इस्तेमाल कब हुआ था? 1982 के केरला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में। आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग एंड द लीगल इंक्वायरीज द कमीशन टुक द डिसीजन टू बिगिन द यूज ऑफ दीज वोटिंग मशीन। तो कमीशन ने फिर जब पहले केरला में इंप्लीमेंट कर दिया छोटे स्केल पे, उसके बाद फिर उसने सोचा कि अब हम पूरे देश के लेवल पे इसको इस्तेमाल करेंगे। 2014 के जनरल इलेक्शन में 8th जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया गया, ये टेस्ट करने के लिए क्या ये सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल है या नहीं। तो जो वीवीपैट है वो सबसे पहली बार कहाँ पे यूज़ किया गया था? सबसे पहली बार बाईपोल इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था सितंबर 2013 में, नॉक्सन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, नागालैंड में। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल कब किया गया? सितंबर 2013 में। कहाँ पे किया गया? नागालैंड में। अगर कॉन्स्टिट्यूंसी भी पूछ ली जाए तो कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉक्सन असेंबली, नॉक्सन, है ना। ये अपने आप में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि एक विधानसभा की सीट है। फोटो इलेक्टोरल रोल्स विद फोटोग्राफ्स ऑफ द कैंडिडेट ऑन द ईवीएम। अब ईवीएम पे भी फोटोग्राफ होगी उस कैंडिडेट की जिसके सामने जिसको आप वोट देंगे। तो उसके लिए जो है 2015 के जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन थे उससे क्या करना शुरू करा कि कैंडिडेट की जो फोटो है वो भी आपको ईवीएम पे दिखेगी, उसको भी लाया गया। और 2014 में नोटा का जो बटन है उसको भी लाया गया, नोटा का जो साइन है उसको भी लाया गया। नोटा का जो साइन है वो NID अहमदाबाद जो है, इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद, उसने डिज़ाइन किया है। स्पेसिफिक सिंबल फॉर नोटा जो डिज़ाइन किया गया वो किसने किया? NID अहमदाबाद ने डिज़ाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्गेनाइज किया एक ओपन हैकाथॉन। देखिए मैंने बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि इलेक्शन कमीशन ने 2017 में एक हैकाथॉन इंट्रोड्यूस किया, ऑर्गेनाइज करवाया इस चीज़ के लिए कि भाई आप अटेम्प्ट करो और ईवीएम को हैक करके दिखाओ, ठीक है। NCP और CPIM वर द ओनली 2 पार्टीज दैट रजिस्टर्ड फॉर द इवेंट। पहली बात तो इन 2 पार्टीज ने सिर्फ रजिस्टर करा,
और किसी पार्टी ने तो रजिस्टर ही नहीं करा इवेंट के लिए, पहली बात तो। बट नन ऑफ देम पार्टिसिपेट, लेकिन इन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं करा, सिर्फ रजिस्टर कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि सभी पार्टीज एलिगेशन तो लगा रही हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, लेकिन जब उसको टेस्ट करने के लिए हैकाथॉन करवाया गया तो कोई नहीं आई। तो से ये समझ में आता है कि जो उनका दावा है या तो वो इतना दमदार नहीं है, या उनको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हैकाथॉन करवाया इस पर विश्वास नहीं है। कुछ भी हो सकता है, वो उन्हीं को पता होगा। फंक्शनिंग ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट मशीन्स वर डेमोन्स्ट्रेटेड टू द टीम्स, तो टीम्स को उसको दर्शाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल देख लेते हैं। और टीएन सेशन जो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, तो चीफ इलेक्शन कमीशन की जब भी या इलेक्शन कमीशन की जब भी बात आती है तो टीएन सेशन का नाम ज़रूर आता है। 1989 में जब 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उस टाइम पे टीएन सेशन ही वहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज हिस्ट्री दैट बिफोर टीएन सेशन केम ऑन द सीन एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो वन इन द कंट्री एवर न्यू और फेल्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैड एनी पावर्स। टीएन सेशन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक डरपोक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता था, आप ये कह सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या असली ताकतें हैं वो खुद इलेक्शन कमिश्नर जो उससे पहले बने उनको भी नहीं पता था, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या पूरे देश को नहीं पता था। टीएन सेशन ने एक आप कह सकते हैं कि निकाला कि आर्टिकल 324 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत कितनी ताकतें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिली हैं, उसको जो सही से इंटरप्रेट किया वो टीएन सेशन ने करा, जो अपने आप में एक बहुत ही विजनरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं भारत के। सेशन डिस्कवर्ड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज पावर हिडन इन आर्टिकल 324, तो आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत ज़्यादा ताकतें जो हैं वो निहित हैं, छुपी हुई हैं। विच वॉज देन यूज टू डिसिप्लिन रिकैलकुलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज, उनको बाद में इस्तेमाल किया गया जो वो पॉलिटिकल पार्टीज जो बहुत ही बदमाश थी, एक तरह से आप कह सकते हो जो बहुत ही गलत काम कर रही थी, उनको सुधारने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की आर्टिकल 324 की हेल्प से उनको सुधारने के लिए। देयर वॉज अ वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज रोल रीस्टोरिंग द प्योरिटी ऑफ द इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द कंट्री। सिंपल सी बात है, तो लोगों के मन में तो यही विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जिस भी लोगों को जो वोट जो भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वो सब सही कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एडीआर के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि एडीआर की रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल केसेस जिन पे चल रहे हैं। अब इस बारी वीडियो में मैं दोबारा कह देता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, कितने परसेंट में एमपीज़ हैं और कितने परसेंट में एमएलएज हैं। ये उत्तराखंड के एमएलएज आप निकाल लीजिएगा, और पूरे देश में एमपीज़ कितने ऐसे हैं जिन पे सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, उनकी क्या परसेंटेज है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। It became rather easier for session to locate the powers of Election Commission of India after the Supreme Court held in मोहिंदर सिंह गिल। देखिए ये पूछा जा सकता है आपसे, या मेंस में जब आप लिखेंगे तो अगर आप इन केसेस को, इन कमिटीज़ को मेंशन करते हो, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी का मेंशन किया, तारकुंडे कमेटी का मेंशन किया, अगर आप इन कमिटीज़ को या फिर इन केसेस को मेंशन करते हैं तो इससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा और आपके आंसर की जो वैल्यू है दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बहुत निकल के आ जाएगी, निखर के आएगी बाहर को। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहिंदर सिंह गिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जब केस हुआ तो उसमें ये कहा कि आर्टिकल 324 कंटेन प्लीनरी पावर्स टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड दीज आर वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच कैन टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आर्टिकल 324 के तहत ये ताकत मिली हुई इलेक्शन कमीशन को कि भाई आपको देश में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने हैं। अब इसके लिए आपको जितनी भी ताकत की ज़रूरत है आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए और भारत के देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर एक फ्री और फेयर इलेक्शन करवाइए। यही एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्ट है आर्टिकल 324 और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाने का। तो अब जब ये ताकतें टीएन सेशन को समझ में आई तो उन्होंने उसका बहुत भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और एक वाइज मेथड में उसका इस्तेमाल किया। ऑल सब्सिक्वेंट डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रीअफर्म्ड गिल्स डिसीजन एंड दस द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज फोर्टिफाइड बाय दीज कोर्ट डिसीजन इन टेकिंग टफ मेजर्स। यानी कि अगर कोई मजबूत मेजर्स लेने हो, टफ मेजर्स लेने हो, ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद ना हो और उनके अगेंस्ट जाएं, तो उसको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले सके। तो ये ताकत बाद में इसको किससे मिली? आर्टिकल 324 से मिली। तो दैट्स ऑल। तो इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खत्म होता है। इसमें मैंने काफ़ी सारी कॉम्प्रिहेंसिव इसको कवर कर लिया है। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। कोई भी डाउट आता है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, लोअर पीसीएस मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है, अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड
तो आप मुझसे, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत कीजिएगा, बहुत सारी कॉल्स हैं फिर मैं उसको आंसर नहीं कर पाता हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसको मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा आपको। और अगर आपको कोई भी चैप्टर, अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको आ रहा है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और आपका डाउट जो है वो दूर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।